हेलो एवरीवन, आज हम लोग संविधान के विषय में पढ़ेंगे। संविधान की पहली क्लास है ये और इसमें हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। पूरा का पूरा भारत का संविधान किस पर डिपेंड करता है, आप सभी जानते होंगे, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पर डिपेंड करता है। संविधान क्या है, किस तरह से उसका निर्माण हुआ, संविधान के क्या क्या कंटेंट है, कितने अनुच्छेद हैं, ये सारे विषय चीज़ें हम जितने भी हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करके हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जो चीज़ें समझ में नहीं आती, जैसे कि राज्यसभा कहाँ से आ गई, लोकसभा कहाँ से आ गई, ये करते क्या है, जनता का शासन है तो जनता क्यों नहीं करती, ये संस्थाएं क्यों करती। तो इस तरह से जो आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा वो सारी चीज़ें आज क्लियर होंगी। उसके बाद फिर हम एक चैप्टर वाइज लेकर के आगे तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा होगा, जनता का शासन जनता के लिए जनता द्वारा, ये आपने पढ़ा होगा, जनता का शासन जनता के लिए जनता द्वारा। तो जनता का ही शासन है और किसके लिए है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है। तो जनता तो खुद शासन करने नहीं जाएगी कि जनता, प्रत्येक व्यक्ति पीएम बन नहीं सकता। तो जनता पूरे देश को कैसे संभाले, तो प्रतिनिधियों के माध्यम से संभालती है। और जनता का काम क्या है, उन प्रतिनिधियों को बैठाना और वही प्रतिनिधि हमारी सरकारी तंत्र का संचालन करते हैं। अब देखिए तो टर्म क्या आता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र आता है और इस प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से ही पूरा का पूरा संवैधानिक तंत्र हमारा संचालित होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का सबसे निचला या हम कहें आधार क्या है, मतदाता है। मतदाता का मतलब जनता है और ये मतदाता वोटिंग करता है, मतदान देता है। मतदान प्रत्यक्ष रूप से 3 संस्थाओं में करता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कभी कभार कथन कारण का क्वेश्चन या इनमें से कितने सेंटेंस सही है, वाक्य सही है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मतदाता कहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करता है, मतदान करता है? पहला तो लोकसभा में करता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, आप लोग जानते हो। फिर उसके बाद विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करता है। विधानसभा के जितने भी राज्य हैं, उनकी जितने भी विधानसभा हैं, उन सब में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति मतदान देने जाता है। फिर उसके बाद एक प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय संस्थाओं पर क्या करता है, मतदान करता है। अब स्थानीय संस्थाओं में जो भी प्रतिनिधि मतदाता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, स्थानीय संस्थाओं मतलब ग्राम संस्था, जैसे कि पंचायत हो गई या नगरीय निकाय हो गए, नगर पालिका वगैरह वगैरह, नगर निगम हो गए, तो ये सारी क्या है, स्थानीय संस्थाएं। आपने सुना होगा बीडीसी का चुनाव हो रहा है, डीडीसी का चुनाव हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, आप मतदान करने जाते हो। तो यहाँ भी आप प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हो, यहाँ भी, यहाँ भी। अब स्थानीय संस्थाओं में जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उन प्रतिनिधियों के माध्यम से विधान परिषद का निर्माण होता है। आपने सुना होगा विधान परिषद का जब चुनाव होता है तो कई स्थानों से होता है और ये विधान परिषद के सदस्य कहाँ जाते हैं, विधान परिषद जाते हैं। विधानसभा प्रत्यक्ष रूप से हमारे नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं और इस विधानसभा से राज्यसभा में लोग चयनित होते हैं। तो मतलब विधानसभा से राज्यसभा चले गए और ये राज्यसभा, लोकसभा जो कि हमारी संसद का अंग है, इनका निर्माण हुआ किनके माध्यम से, हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से। और फिर देखिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये तीनों संस्थाओं ने मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव किया। जनता नहीं करती, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन कौन चुनाव करता है, जनता के प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए कहा जाता है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप में होता है। और कौन कौन राष्ट्रपति का चुनाव करता है, लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है और विधानसभा करती है। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से कभी कभार ये क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपको ये बेस क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से क्वेश्चन सही नहीं कर पाते। पूछा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेती, कारण है यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने हुए हैं और विधान परिषद क्या है, एक अप्रभावशाली संस्था है। दूसरा, एक स्थान से ही नहीं आते, विधान परिषद में बहुत स्थान से लोग आते हैं और वो कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। जनता प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव नहीं करती। विधानसभा के जो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए व्यक्ति हैं वो राज्यसभा में जाते हैं और लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से, विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से। तो मतलब यहाँ पर जो सदस्य हैं वो पावरफुल हैं और ज़्यादा जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, जनसंख्या, ज़्यादा जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वजह से क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, विधान परिषदें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है, आपको समझ में आया होगा किस तरह से एक मतदाता, एक जनता, मतलब जनता का जो हमारे किसी भी देश की जनता है वो किस तरह से अपने राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करती है।
लोकसभा का हेड कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं हेड, वो कौन होता है, तो आपको याद रखना है वो कौन है, पीएम है। और विधानसभा का हेड कौन होता है, सीएम। ये आपको याद रखना है, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये तो एक छोटी सी बात है कि आपको किस तरह से पता चला कि डेमोक्रेसी किस तरह से शासन करती है और कैसे हमने राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया। हम घर में बैठे हैं लेकिन हमारा राष्ट्रपति चुन लिया गया और लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, ये जनता ने हमारे राष्ट्रपति को चुना। तो किस तरह से चुना, ये सभी प्रतिनिधि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब देखिए आगे, संविधान। संविधान क्या है, संविधान मतलब सभी के लिए समान विधान। संविधान मतलब समान विधान, एक ऐसी विधि का निर्माण किया जाए जो विधि सभी के लिए समान हो। जब अंग्रेज गवर्नमेंट थी तो सभी के लिए समान विधि नहीं थी, जब राज्य रजवाड़े थे तो सभी के लिए समान विधि नहीं थी, सामंतों के लिए अलग कानून नियम थे और जनता के लिए अलग नियम कानून थे। और स्वतंत्रता के बाद हमने क्या बनाया, संविधान, सभी के लिए समान विधान। अब ये संविधान का कितने पिलर हैं, कहा जाता है 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। तो ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो ये जो 3 पिलर हैं, संविधान पूरा का पूरा इन्हीं के आसपास घूमता है। विधायिका क्या है, विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है और संसद भी कहा जाता है। विधायिका क्या कहलाती है, संसद भी कहलाती है और व्यवस्थापिका भी कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी किसी को नाम ही क्लियर नहीं होता कि इसे संसद क्या है, विधायिका क्या है। तो संसद में क्या होता है, संसद के 3 पार्ट हैं, आप सभी जानते होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उससे तीनों से मिलाकर क्या बनती है, संसद। संसद को विधायिका क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर विधि का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं। व्यवस्थापिका क्यों कहा जाता है, पूरे देश के लिए नीतियों का जो निर्माण होता है और नीतियों की किस तरह से व्यवस्था की जाए, किस स्थान पर कौन सी नीति अपनाई जाए, उसका भी काम कौन करती है, संसद करती है, इसलिए इसे व्यवस्थापिका कहा जाता है। तो ये क्या हो गई, विधायिका। विधायिका का काम अब तो आप समझ में आ रहा होगा, विधायिका क्या है, संसद। तो संसद है क्या, ये देख लेते हैं पहले। संसद 3 भागों में डिवाइड है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इससे तीनों को मिला दिया जाए तो संसद बन जाती है। तीनों में से एक कंटेंट को हटा दिया जाए तो संसद पूरी नहीं होगी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब इसे विधायिका क्यों कहते हैं, या संसद का काम क्या है, तो संसद का सबसे बड़ा काम है विधि का निर्माण करना, इसीलिए इसे विधायिका कहा गया। तो विधि का निर्माण कैसे होता है, कोई भी एक प्रस्ताव, जिसे हम विधेयक कह सकते हैं या बिल कह सकते हैं, कोई जो सदस्य है लोकसभा या राज्यसभा का, वो कोई प्रस्ताव लेकर आता है, किसी भी सदन में लेकर आता है, चाहे राज्यसभा में ले आए या फिर चाहे लोकसभा में ले आए। कोई भी प्रस्ताव यहाँ कहीं आया और उस प्रस्ताव को दोनों सदनों ने पास कर दिया और उस प्रस्ताव पर या बिल पर या विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, तो वो बिल या विधेयक या प्रस्ताव क्या बन जाएगा, जैसे ही हस्ताक्षर करेंगे वो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। और अधिनियम का जैसे ही प्रचार प्रसार होता है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है या फिर विधि बन जाता है। तो इस प्रकार से एक विधि का निर्माण हो जाता है। और इस विधि का निर्माण करने वाली संस्था, इस विधि का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है, संसद या विधायिका या व्यवस्थापिका। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ये विधायिका क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। सबसे बड़ी चीज, कानून का निर्माण कौन सी संस्था करती है, विधायिका, संसद या व्यवस्थापिका। अब देखिए कार्यपालिका क्या है। कान से देखें तो कार्यपालिका, कभी बच्चे कहते हैं मंत्रिपरिषद कार्यपालिका है, कभी बच्चे कहेंगे सचिवालय कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक कार्यपालिका होती है राजनैतिक कार्यपालिका, कौन सी होती है, राजनैतिक। और एक कार्यपालिका होती है प्रशासनिक। राजनैतिक कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद आती है। मंत्रिपरिषद अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि मंत्रिपरिषद किसका भाग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में या अन्य किसी पेपर में, बहुत बार पूछा गया है, मंत्रिपरिषद किसका भाग है और मंत्रिपरिषद भाग किसका है। फिर ऑप्शन आपको दिया रहेगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है मंत्रिपरिषद बैठती तो विधायिका में बैठेगी,
लेकिन काम किसका करेगी? कार्यपालिका का काम करेगी। क्या काम करती है? मंत्रिपरिषद सदैव नीतियों के निर्माण का कार्य करती है। क्या करती है? नीति निर्माण का कार्य करती है। ये क्या करेगी? नीतियां बनाएगी, प्रत्येक क्षेत्र के लिए नीतियां बनाएगी कि विकास कैसे हो, किस तरह से हो, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और जब ये नीति निर्माण कर देगी तो ये जो प्रशासनिक कार्यपालिका है इन सभी नीतियों का क्रियान्वयन करती है। क्या करती है? क्रियान्वयन करती है। ये प्रशासनिक कार्यपालिका सभी नीतियों का क्रियान्वयन करती है। और ये क्रियान्वयन कहाँ से होता है? ये प्रशासनिक कार्यपालिका कहाँ होती है? सचिवालय में होती है। आप जानते हो नीतियों का निर्माण करना आसान है, लेकिन इनका क्रियान्वयन करना मुश्किल होता है। तो नीति कौन निर्धारण करता है? जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्री बैठे हुए हैं वो। लेकिन इन नीतियों का क्रियान्वयन कौन करेगा? सचिवालय करेगा। सचिवालय मतलब सचिव मतलब आईएएस, और आईएएस का मतलब भारत का सबसे योग्यतम व्यक्ति। तो वो क्या करता है? क्रियान्वयन करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सचिवालय क्या है? क्रियान्वयन करने वाली कार्यपालिका की एक संस्था, जबकि मंत्रिपरिषद क्या है? नीति निर्माण करने वाली कार्यपालिका की एक संस्था। तो यहाँ कार्यपालिका दो भागों में विभाजित है, राजनैतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद आती है और कार्य क्या करती है? नीतियों का निर्माण करती है। मनरेगा है, मान लीजिए जो ग्राम विकास है उसके लिए इन्होंने एक नीति का निर्माण कर दिया कि मनरेगा शुरू किया जा रहा है। मनरेगा में काम कैसे किया जाएगा? ये प्रशासनिक कार्यपालिका का काम है, ये सचिवालय का काम है। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आप लोगों को यहाँ तक कि कार्यपालिका कितने भाग की, कार्यपालिका के कौन कौन से भाग होते हैं। आगे देखते हैं संविधान का तीसरा स्तंभ, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका मतलब भारत की एक ऐसी संस्था जिसमें भारतीय जनता सर्वाधिक विश्वास रखते हैं। सबसे ज़्यादा विश्वसनीय संस्था कौन सी है? न्यायपालिका। कभी कभार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर आपके जहन में आता होगा विधायिका सबसे शक्तिशाली है या फिर न्यायपालिका शक्तिशाली है। देखने में तो ऐसा लगता है न्यायपालिका शक्तिशाली है, विधायिका कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका में सीजे बैठता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो डिसीजन देता है वो सभी को मानना होता है। लेकिन एक टर्म है, अगर सीजे का डिसीजन सभी को मानना होता है तो सीजे डिपेंड किस पे करता है? विधायिका पर। सीजे को विधायिका हटा देती है। कैसे हटा देती है, कैसे नहीं हटा देती, ये बात की बातें हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वसनीय संस्था कौन सी है? न्यायपालिका। और भारत में सबसे पहला न्यायालय कब आया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में आया था। याद रखिएगा, कब आया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में आया। 1774 में इसने अपना काम शुरू किया, लेकिन ये कुछ ही दिनों बाद कोलकाता में बंद हो गया था। और ये पहले इसके न्यायाधीश का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजा एम्पे। ये पहले न्यायाधीश थे, एलिजा एम्पे। जब ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में आया और बना कब? 1774 में। दोनों ही सन आपसे पूछे जाते हैं। जब पूछा जाएगा पहले न्यायालय का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट में आया किस सन में, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो सीधे सीधे आपको याद रखना है 73 लगाना है। लेकिन जब ये पूछा जाएगा पहला सर्वोच्च न्यायालय भारत में किस सन में आया, तो याद रखिएगा 74 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट पूछ लिया जाए तो 73, किस सन में आया? 74। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, अक्सर बच्चे गलत करके आ जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता कि रेगुलेटिंग एक्ट का ईयर पूछ रहा है या फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का ईयर पूछ रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का ईयर पूछेगा तो 74 करना है, जब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब आया तो 1773 करना है। अब देखिए 1774 में आया, एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने, लेकिन एक कुछ ही दिनों तक चला, 1-2 साल के भीतर ये समाप्त हो गया। 74 से 76 भी ये क्रॉस नहीं कर पाया। फिर उसके बाद 1935 में एक फेडरल न्यायालय आया जिसे हम संघीय न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय आया, इसके पास अंतिम डिसीजन, कहते हैं लास्ट डिसीजन पावर नहीं थी। जैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के पास लास्ट डिसीजन पावर है, वो जो कहता है अंतिम निर्णय उसी का होता है, उसके निर्णय के विपरीत स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ही जा सकता है, इसके अलावा और कोई संस्था नहीं जा सकती। लेकिन ये संघीय न्यायालय था 1935 में, इसके पास लास्ट डिसीजन पावर नहीं थी। और इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? सर टॉमस गुएर। याद रखिएगा, सर टॉमस गुएर। ये महत्वपूर्ण था एक न्यायपालिका के क्षेत्र में। लेकिन साथ में जब इसके पास लास्ट डिसीजन पावर नहीं थी तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो लास्ट डिसीजन कौन करता था? लास्ट डिसीजन प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन में होता था।
ब्रिटेन की जो प्रीवी काउंसिल जो भी डिसीजन देती थी उसे लास्ट डिसीजन माना जाता था। मतलब इसके न्याय, जो इसने न्याय दिया उसके विरोध में आप प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन में जा करके अपील कर सकते थे और उनका डिसीजन लास्ट माना जाता था, ये सर्वोच्च नहीं था। उसके बाद 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है और सुप्रीम कोर्ट के पास लास्ट डिसीजन पावर थी। मतलब याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ही पलट सकता है या फिर उसमें जो भी देखना है, सुनना है, बदलाव करना है, वो क्या कौन करेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके अलावा और कोई भी संस्था इसे बदल नहीं सकती। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जी कानिया, आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आज मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही परिचय वे पे इसको बताया है, इंट्रोडक्शन वे पे, कि आपको संविधान में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप करके इस संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा, अगली क्लास में एक टॉपिक लेकर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।